शुक्रवार 14 अगस्त 1942। प्रिय किट्टी, मैंने पूरे 1 महीने तक आपको खाली छोड़ा हुआ है, लेकिन इतनी कम घटनाएं हुई हैं कि मुझे हर एक दिन से संबंधित कहने बताने लायक कोई आइटम नहीं मिल सका। वैनदान 23 जुलाई को पहुंचे। हम सोच रहे थे कि वे 14 को आ रहे थे, लेकिन 13वीं 16वीं तक जर्मन दाएं बाएं कॉल अप नोटिस भेज रहे थे और यह अशांति का एक बहुत बड़ा कारण बन गया था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि एक दिन बहुत देर के बदले एक दिन सुबह सुबह छोड़ना सुरक्षित होगा। पीटर वैन डॉन सुबह 9:30 पर पहुंचे, जबकि हम अभी नाश्ता ही कर रहे थे। पीटर 16 साल का होने जा रहा है, एक शर्मीला और एक अजीब सा लड़का है जिसकी एक बहुत ज़्यादा लोगों से दोस्ती नहीं होगी। श्रीमान और श्रीमती वैनदान आधे घंटे बाद आए। श्रीमती वैनदान अंदर बड़े चैम्बर पॉट वाला एक हॉट बॉक्स लिए हुए थी। यह हमारे लिए बहुत मनोरंजक था। मुझे अपने चैम्बर पॉट के बिना घर घर नहीं लगता है, उन्होंने कहा, और दीवान के नीचे एक स्थायी जगह खोलने वाला एक पहला आइटम था। एक चैम्बर पॉट के बजाय श्री वैनदान अपने हाथ में एक फोल्डिंग चाय की मेज दबाए हुए थे। शुरुआत से हमने अपना भोजन एक साथ खाया और 3 दिन बाद यह महसूस किया कि हमारा 7 लोगों का एक बड़ा परिवार बन गया था। स्वाभाविक रूप से वैनदान के पास पूरे सप्ताह के बारे में बताने के लिए काफ़ी मसला था। हम सभ्यता से दूर कर दिए गए। हमारे और श्री गोल्डस्मिथ के फ्लैट का क्या हुआ था, में हमारी विशेष रूप से रुचि थी। श्री वैनदान ने हमें बताया। सोमवार की सुबह 9 बजे श्री गोल्डस्मिथ ने फ़ोन किया और पूछा कि क्या मैं आ सकता हूँ। मैं सीधे चला गया और श्री गोल्डस्मिथ को एक बहुत व्याकुल स्थिति में पाया। उन्होंने मुझे एक नोट दिखाया कि फ्रैंक परिवार ने चुपके से घर छोड़ दिया था, जैसा कि निर्देश दिया गया था। वे बिल्ली पड़ोसियों को देने की योजना बना रहे थे, जिससे मैं सहमत हुआ और वह एक अच्छा विचार था। उन्हें डर लग रहा था कि घर की तलाशी होने जा रही थी, इसलिए हम सभी कमरों में गए और वहाँ साफ सफाई की और मेज से नाश्ते की चीज़ों को साफ किया। तभी अचानक मैंने श्रीमती फ्रैंक की मेज पर एक नोटपैड देखा, जिस पर मॉस्ट्रेस का एक पता लिखा हुआ था। भले ही मैं श्रीमती फ्रैंक को इसे लिखकर छोड़ देने का उद्देश्य जानता था, मैंने हैरान और भयभीत होने का नाटक किया और कागज के उस बरामद टुकड़े को जलाने के लिए श्री गोल्डस्मिथ से विनती की। मैंने पूरी संभव ताकत से दिखावा किया कि मैं आपके लापता होने के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन उस नोट ने मुझे अनुमान लगा दिया था। श्री गोल्डस्मिथ, मैंने कहा, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मैं जानता हूँ कि यह पता क्या दर्शाता है। लगभग 6 महीने पहले एक उच्च अधिकारी कार्यालय में आया था। ऐसा लगता था कि वह और श्री फ्रैंक एक साथ बड़े हुए थे। उन्होंने अगर कभी जरूरी हो गया हो तो श्री फ्रैंक की मदद करने का वादा किया था। मुझे याद आता है, वे मॉस्ट्रेस में तैनात थे। मैं सोचता हूँ उस अधिकारी ने अपने शब्द रखा और किसी भी तरह से उन्हें बेल्जियम की सीमा पार करने और उसके बाद स्विट्जरलैंड जाने की योजना बनाने में मदद की होगी। अगर फ्रैंक्स के कोई मित्र उनके बारे में पूछने आते हैं तो किसी भी मित्र को यह बताने में कोई बुराई नहीं है। बेशक आपको मॉस्ट्रेस के बारे में हिस्से का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद मैं चला आया। यह कहानी आपके कई दोस्तों को बताई गई है, क्योंकि मैंने कई अन्य लोगों के बाद इसे सुना है। हमारे लिए यह अत्यंत हास्यास्पद था, लेकिन हम तब तक बड़ी जोर से हंसे जब तक श्री वैनदान ने हमें बताया कि कुछ लोगों की कल्पना शक्ति बहुत ज्वलंत है। उदाहरण के लिए, हमारे चौक पर रहने वाले एक परिवार ने दावा किया कि उन्होंने हम सभी 4 लोगों को सुबह में अपनी बाइक पर सवार देखा है और एक अन्य महिला बिल्कुल सकारात्मक थी। आधी रात में एक प्रकार के सैन्य वाहन में हम सवार हुए थे। तुम्हारी एनी। शुक्रवार 21 अगस्त। प्यारी किट्टी,
अब हमारी गुप्त एनेक्सी वास्तव में रहस्य बन गई है, क्योंकि कई घरों में छिपी साइकिल की खोज की जा रही है। श्री कुगलर ने सोचा कि हमारे छिपने की जगह के प्रवेश द्वार के सामने किताबों की एक अलमारी बनाया जाना बेहतर होगा। यह अपने चूल्हों पर टिका झूलता रहेगा और एक दरवाजे की तरह खुलेगा। श्री वेस्कुएल्ज ने बढ़ाईगिरी का काम किया है। श्री वेस्कुएल्ज को बताया गया है कि हम 7 भूमिगत हैं और वह सबसे अधिक उपयोगी हैं। अब हम जब नीचे जाना चाहते हैं, हमें बतख की तरह चलना और फिर कूदना पड़ता है। पहले 3 दिनों के बाद हम सभी लोग छोटे द्वार से हमारे सिर के टकराने से अपने माथे पर सूजन लिए हुए घूम रहे थे। तब पीटर ने एक तौलिए में लकड़ी का छीलन भरकर दरवाजे की चौखट में तकिए जैसा ठोंक दिया। चलो देखते हैं, अगर इससे कुछ मदद मिलती है। मैं स्कूल का ज़्यादा कार्य नहीं कर रही हूँ। सितंबर तक मैंने अपने आप को छुट्टी दे दी है। फिर पिताजी मुझे कुछ पाठ पढ़ाना शुरू करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें किताबें खरीदनी चाहिए। यहाँ हमारे जीवन में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। आज पीटर के बाल धोए गए थे, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं है। श्री वैनदान और मैं हमेशा एक दूसरे के साथ आपस में भिड़े रहते हैं। माँ मेरे साथ हमेशा एक बच्चे की तरह व्यवहार करती हैं, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। बाकी के लिए चीज़ें बेहतर जा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि पीटर कुछ भी अच्छा मिल गया है। वह एक अप्रिय लड़का है जो पूरे दिन अपने बिस्तर के आसपास पड़ा रहता है। अपनी झपकी में लौटने से पहले केवल छोटे मोटे बढ़ईगिरी का काम करने के लिए गर्मजोशी दिखाता है। क्या एक थक्का? आज सुबह मम्मी ने मुझे अपना एक और भयानक उपदेश दिया। हम हर चीज़ पर विपरीत दृष्टिकोण रखते हैं। पिताजी बहुत प्यारे हैं, वह मुझ पर गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन वह कभी भी 5 मिनट से अधिक समय तक नहीं रहता है। आज बाहर का दिन खूबसूरत है, अच्छा और गर्म, और सब कुछ के बावजूद अटारी में तय बिस्तर लगाकर हम सब ने खूब मौसम बनाया। तुम्हारी एनी। बुधवार 3 सितंबर। सबसे प्यारी किट्टी, श्री और श्रीमती वैनदान में एक भयानक तू मैं हो गई है। चूँकि माँ और पिता उस तरह से एक दूसरे पर चिल्लाने का सपना भी नहीं देख सकते। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। यह तू मैं कुछ इतने तुच्छ आधार पर हुआ था जिस पर एक भी शब्द बर्दाश्त करने लायक मालूम नहीं होता था। ओह ठीक है, प्रत्येक का अपना नज़रिया है। बेशक यह पीटर के लिए बेहद मुश्किल है, जो बीच में पकड़ा जाता है, लेकिन कोई भी पीटर को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि वह अति संवेदनशील और आलसी है। बीते कल वह खुद के लिए चिंतित था, क्योंकि उसकी जीभ गुलाबी रंग के बजाय नीली थी। यह दुर्लभ घटना जितनी तेजी से आई, उतनी तेजी से गायब भी हो गई। आज वह एक मोटा दुपट्टा लपेटे हुए घूम रहा था, क्योंकि उसकी गर्दन में अकड़न हो गई है। महामहिम को कमर दर्द की भी शिकायत हो गई है। उसके दिल, गुर्दे और फेफड़े में दर्द और पीड़ा भी नियमित कार्यक्रम है। वह एक निरपेक्ष रोग भ्रमिक है। माँ और श्रीमती वैनदान एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से नहीं मिल पा रही हैं। विवाद के पर्याप्त कारण हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देने के लिए, श्रीमती वैनदान ने अपने सभी 3 चादरों को हमारे सामूहिक लिनन कोठरी से हटा दिए और यह सोच रही हैं कि माँ की चादरें दोनों परिवारों में इस्तेमाल की जा सकती हैं। उन्हें एक बुरा आश्चर्य होगा जब उन्हें पता चलता है कि माँ ने भी उनके दिखाए रास्ते का पालन किया है। इसके अलावा श्रीमती वैनदान खफा हैं, क्योंकि हम अपने की बजाय उनके चाइना का उपयोग कर रहे हैं। वे अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हमने अपनी प्लेटों का क्या किया है। वे उनकी सोच की तुलना में बहुत करीब हैं। वे ओपेट का विज्ञापन सामग्री के एक खेप के पीछे अटारी में गत्ते के बक्से में है। जब तक हम भूमिगत हैं, प्लेट उनकी पहुंच से बाहर रहेंगी, क्योंकि मेरे साथ हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यह बस ऐसा ही है। कल मैंने श्रीमती वैनदान के सूप के कटोरे को तोड़ दिया। ओह, उन्होंने गुस्से में कहा, क्या तुम थोड़ा सा ध्यान नहीं रख सकती हो?
वह मेरा अंतिम एक बचा हुआ था। कृपया किट्टी को दिमाग में रखें कि 2 महिलाएं घटिया डच बोलती हैं। अगर आप उनके किए गए प्रयासों को सुनेंगे तो आप हंसते हुए लोटपोट हो जाएंगे। हमने उनकी त्रुटियों की ओर इशारा करके छोड़ दिया क्योंकि उन्हें सही करना वैसे भी कोई मदद नहीं कर सकता था। जब भी मैं माँ या श्रीमती वैनदान को उद्धृत करूंगी, उनके भाषण की नकल की कोशिश करने की बजाय मैं उचित डच लिखूंगी। पिछले हफ्ते हमारे नीरस दिनचर्या में एक संक्षिप्त रुकावट आ गई। इसे पीटर और महिलाओं के बारे में एक किताब द्वारा प्रदान किया गया था। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि मार्गरेट और पीटर को श्री क्लाइमेन द्वारा हमें प्रदान की गई लगभग सभी पुस्तकों को पढ़ने की अनुमति दी गई है, लेकिन वयस्क इस खास किताब को खुद के पास रखना पसंद करते हैं। इसने पीटर की जिज्ञासा को तुरंत चिढ़ा दिया। इसमें कौन सा वर्जित फल है? जब उसकी माँ सीढ़ियों पर बैठी बात कर रही थी, वह इसे छिपा कर ले गया और इसे लेकर अटारी पर चला गया। 2 दिनों तक सब कुछ ठीक था। श्रीमती वैनदान को पता था कि वह क्या कर रहा है, लेकिन तब तक चुप्पी रखी जब तक श्री वैनदान को इसके बारे में पता नहीं चला। उन्होंने गुस्सा किया, किताब को हटा दिया और मान लिया कि इस कारोबार का अंत हो गया है। तथापि उन्होंने अपने बेटे की जिज्ञासा को संज्ञान में लेने की उपेक्षित कर दिया था। पीटर अपने पिता की तेज कार्रवाई से जरा भी परेशान नहीं हुआ था। उसने इस बेहद दिलचस्प किताब के बाकी हिस्सों को पढ़ने के तरीके के बारे में सोचना शुरू किया। इस बीच श्रीमती वैनदान ने माँ से उसकी राय पूछा। माँ इस विशेष पुस्तक को मार्गरेट के लिए उपयुक्त नहीं मानती थी, लेकिन उसे अन्य बहुत सी पुस्तकें पढ़ने देने में कोई बुराई नहीं देखती थी। आप समझ सकती हैं श्रीमती वैनदान, माँ ने कहा। मार्गरेट और पीटर के बीच एक बड़ा अंतर है। सबसे पहले मार्गरेट एक लड़की है और लड़कियां लड़कों की तुलना में हमेशा अधिक परिपक्व होती हैं। दूसरा, उसने पहले से ही कई गंभीर किताबें पढ़ रखी हैं और जो अब मना नहीं है, उनकी तलाश में नहीं जाती हैं। तीसरा, स्कूल में अपने 4 साल की एक उत्कृष्टता के एक परिणाम के रूप में मार्गरेट बहुत अधिक समझदार और बौद्धिक रूप से उन्नत है। श्रीमती वैनदान ने उसके साथ सहमति व्यक्त की, लेकिन वे युवाओं को वयस्कों के लिए लिखी गई पुस्तकों को पढ़ने देने के सिद्धांत के रूप में गलत महसूस करती थी। इस बीच पीटर एक उपयुक्त समय के बारे में सोच रहा था जब किसी की भी उसमें या किताब में रुचि नहीं होगी। शाम 7:30 बजे पूरा परिवार निजी कार्यालय में रेडियो में सुनने गया। 8:30 से पहले वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वह किताब में इतना तल्लीन था कि वह समय भूल गया और जब सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, उस समय उसके पिता ने कमरे में प्रवेश किया। उसके बाद का दृश्य कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। एक थप्पड़ के बाद खूब धुनाई और उठापटक, युद्ध जैसा दृश्य। पुस्तक मेज पर रखी थी और पीटर अटारी में था। परिवार के खाने के समय इस तरह से यह मामला खड़ा हुआ था। पीटर ऊपर ही रुका हुआ था। किसी ने भी उसे यह सोचने का एक पल नहीं दिया उसे खाए बिना ही बिस्तर पर जाना होगा। दुखी और बहुत कम बातें करते हुए हम खाना जारी रखे हुए थे। तभी अचानक हमने एक सीटी की तीखी आवाज़ सुनी। हमने अपने कांटे रख दिए और एक दूसरे के चेहरे को देखा और सदमे का पीलापन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। फिर हमने चिमनी के माध्यम से पीटर की आवाज़ सुनी, मैं नीचे नहीं आऊँगा। श्री वैनदान जोर से उछल पड़े। उनकी नैपकिन फर्श पर गिर गई। उनका चेहरा रक्त की तरह लाल उठा और चिल्लाए, मैंने बहुत किया, जो हुआ हो सकता था। पिताजी उससे डर गए थे। उनका हाथ पकड़े हुए दोनों पुरुष अटारी पर चले गए। बहुत संघर्ष करने और लात मारने के बाद पीटर को उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। दरवाजा बंद कर दिया गया और हम खाने बैठ गए। श्रीमती वैनदान अपने प्यारे बेटे के लिए रोटी का टुकड़ा बचाना चाहती थी, लेकिन श्री वैनदान अड़े हुए थे। अगर वह 1 मिनट में माफ़ी नहीं मांगता है तो उसे अटारी में सोना होगा। हमने विरोध किया
कि रात भर खाए बिना रहना पर्याप्त सजा थी। अगर पीटर को ठंड पकड़ लेगी तो क्या होगा? हम एक डॉक्टर को बुलाने में सक्षम नहीं होंगे। पीटर ने माफ़ी नहीं मांगी और अटारी में लौट आया। श्री वैनदान ने पूरी तरह से अकेले छोड़ देने का फैसला किया। हालांकि अगली सुबह उन्होंने पीटर को बिस्तर में सोए हुए पाया था। 7 बजे पीटर फिर से अटारी में चला गया, लेकिन जब पिताजी ने कुछ मित्रतापूर्ण शब्दों से उससे बात की तो वह नीचे आने के लिए राजी हो गया था। 3 दिनों उदास दिखने और जिद भरी चुप्पी के बाद सब कुछ सामान्य हो गया था। तुम्हारी एनी। सोमवार 21 सितंबर 1942। सबसे प्यारी किट्टी, आज मैं आपको यहाँ एनेक्सी की सामान्य खबरें बताती हूँ। मेरे दीवान बिस्तर के ऊपर एक दीपक रखा गया है ताकि भविष्य में जब मैं बंदूकों को चलते हुए सुनूं तो मैं एक रस्सी खींचकर प्रकाश करने में सक्षम हो जाऊंगी। मैं इसे इस समय इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि हम अपनी खिड़की की ओर और रात थोड़ा सा खुला रख रहे हैं। वैनदान के पुरुष सदस्यों ने वास्तविक स्क्रीन युक्त लकड़ी के रंग की खाना रखने की एक बहुत ही आसान अलमारी बनाई है। अब तक यह शानदार अलमारी पीटर के कमरे में स्थित थी, लेकिन ताज़ा हवा आने देने के लिए इसे अटारी में स्थानांतरित कर दिया गया है। यहाँ यह एक बार पहले खड़ी थी, अब वहाँ एक शेल्फ रख दी गई है। मैंने पीटर को शेल्फ के नीचे अपनी मेज़ डालने, एक अच्छा गलीचा बिछाने और यहाँ अभी मेज़ है वहाँ अपनी अलमारी रखने की सलाह दी है। यह उसके छोटे से कमरे को और अधिक आरामदायक बना सकता है। हालांकि निश्चित रूप से वहाँ सोना मुझे पसंद नहीं होगा। श्रीमती वैनदान असहनीय है। मैं जब भी ऊपर होती हूँ अपनी लगातार बकबक के लिए मैं लगातार डांट खाती रहती हूँ। मैं उनके शब्दों को बस अपने सर के ऊपर से गुजर जाने देती हूँ। मैडम ने अपने हाथ एक नई चाल पकड़ी है। बर्तन धोने के काम से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। अगर बर्तन की तली में थोड़ा सा भोजन बचा रह गया है तो वे उसे एक कांच के बर्तन में स्थानांतरित करने की बजाय खराब होने के लिए छोड़ देती हैं। फिर दोपहर में जब मार्गोट सभी बर्तनों की सफाई में जुट जाती है, मैडम कहती हैं, ओह बेचारी मार्गोट, तुम्हें करने के लिए बहुत काम पड़ा है। हर दूसरे हफ्ते श्री क्लाइमन मेरे लिए मेरी उम्र की लड़कियों के लिए लिखी गई एक जोड़ी पुस्तकें लाते हैं। मैं जूपिटर हयूल श्रृंखला के प्रति बहुत उत्साहित रहती हूँ। मैंने सिस्सी वैन की सभी पुस्तकों को बहुत ज़्यादा आनंद लिया है। मैंने जनियस टू समर 4 बार पढ़ा है और ऊट पटांग स्थितियाँ मुझे अभी भी हंसाती हैं। पिताजी और मैं आजकल अपने वंश वृक्ष पर काम कर रहे हैं और वह मुझे प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कुछ न कुछ बताते हुए चलते हैं। मैंने अपना स्कूल कार्य शुरू कर दिया है। मैं हर दिन अपने दिमाग में 5 अनियमित क्रियाओं को रटते हुए फ्रेंच पर कड़ी मेहनत कर रही हूँ। लेकिन मैंने स्कूल में जो कुछ भी सीखा था उसमें से मैं काफ़ी चीज़ें भूल चुकी हूँ। पीटर ने बड़ी अनिच्छा के साथ अपनी अंग्रेजी उठाई है। कुछ स्कूली किताबें अभी अभी आई हैं और मैं घर से अभ्यास पुस्तिकाएं, पेंसिल, रबर और लेबल की एक बड़ी आपूर्ति लेकर आई थी। पिम, यह पिता के लिए हमारा प्यारा नाम है। मुझसे डच पाठ में उनकी मदद कराना चाहते हैं। मैं अपने फ्रेंच और अन्य विषयों में उनकी सहायता के बदले उसे डच सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, लेकिन वह बड़ी बड़ी अविश्वसनीय गलतियाँ करता है। मैं कभी कभी लंदन से डच प्रसारण सुनती हूँ। राजकुमार बर्नहॉर्ड ने हाल ही में घोषणा की है कि राजकुमारी जूलिना जनवरी में एक बच्चे की उम्मीद कर रही हैं, जो मुझे लगता है कि अद्भुत है। यहाँ कोई नहीं समझता कि मैं शाही परिवार में इस तरह की रुचि क्यों लेती हूँ। कुछ रातों पहले मैं एक चर्चा का विषय बन गई थी और हम सब ने फैसला किया कि मैं एक मूर्ख थी। नतीजन अगले दिन मैंने अपने आप को अपने स्कूल कार्य में झोंक दिया, क्योंकि अब भी जब मैं 14 या 15 साल की हूँ मेरी पहले फॉर्म में होने की थोड़ी सी इच्छा है। तथ्य यह है कि मुझे कुछ पढ़ने की मुश्किल से अनुमति मिलती है।
उस पर भी बहस की जाती है। इसी समय माँ, सज्जनों, पत्नियाँ और नौकर पढ़ रही हैं और निश्चित रूप से मुझे इसे पढ़ने की अनुमति नहीं है। हालांकि मार्गोट को है। सबसे पहले मुझे मेरी बहन की प्रतिभा की तरह बौद्धिक रूप से अधिक विकसित होना है। फिर हमने दर्शन, मनोविज्ञान और शारीरिक विज्ञान की मेरी अज्ञानता पर चर्चा की। मैंने तुरंत शब्दकोश में इन बड़े अक्षरों को देखा। यह सच है, मुझे इन विषयों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हो सकता है अगले साल मैं भी सीख जाऊंगी। मैं एक चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि मेरे पास सर्दियों में पहनने के लिए लंबे बाजू की केवल एक पोशाक और 3 कार्डिगन है। पिताजी ने मुझे एक सफ़ेद जंपर बुनने की अनुमति दी है। ऊन बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन यह गर्म होगा और यही मायने रखता है। हमारे कुछ कपड़े दोस्तों के पास छोड़ दिए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम युद्ध के बाद तक उसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे, बशर्ते वह निश्चित रूप से अभी भी वहाँ उपलब्ध हों। मैं अभी श्रीमती वैनदान के बारे में कुछ लिख चुकी हूँ। जब वे कमरे में आई, फटाक मैंने किताब झटके से बंद कर दिया। अरे एनी, क्या मैं जरा सा झांक भी नहीं सकती? नहीं श्रीमती वैनदान। केवल आखिरी पृष्ठ? नहीं, अंतिम पृष्ठ भी नहीं श्रीमती वैनदान। बेशक, मैं तो तकरीबन मर ही गई थी, क्योंकि उस विशेष पेज में उनका अपेक्षाकृत एक अनाकर्षक विवरण दर्ज था। वहाँ हर दिन कुछ न कुछ हो रहा है, लेकिन यह सब लिखने में मैं बहुत थक गई हूँ और आलस महसूस कर रही हूँ। शुक्रवार 25 सितंबर। सबसे प्यारी किट्टी, पिताजी के एक दोस्त है, श्रीमान देहर। अपनी उम्र के 70 के दशक के मध्य में पहुंच चुके हैं। एक आदमी जो बीमार, गरीब और पूरी तरह से बहरे हैं। उनकी तरफ एक बेकार उपांग की तरह। उनकी पत्नी उनसे 27 साल छोटी और समान रूप से गरीब है, जिनके हाथ और पैर अधिक समृद्ध दिनों के बचे हुए असली और नकली कंगन और अंगूठियों से भरे हुए रहते हैं। या श्री देहर पहले से ही पिता के लिए एक बड़ा सरदर्द रहे हैं, और उन्होंने जिस तरह पुण्यात्मा की तरह धैर्य के साथ फोन पर इस दयनीय बूढ़े आदमी को संभाला है, मैं हमेशा से उन्हें प्रशंसित करती हूँ। जब हम अभी भी घर पर रह रहे हैं, माँ उन्हें सलाह देने के लिए रिसीवर के सामने एक ग्रामोफोन लगाने का उपयोग करती हैं। आज श्री देहर ने कार्यालय में फ़ोन किया था और श्री कुगलर को आने और उन्हें देखने के लिए कहा था। श्री कुगलर मूड में नहीं थे और कहा कि वे मिएप को भेज देंगे, लेकिन मिएप ने मुलाकात को रद्द कर दिया। श्रीमती दोहर ने 3 बार कार्यालय में फ़ोन किया, लेकिन चूंकि मिएप कथित तौर पर पूरी दोपहर बाहर थी, उसे बेब की आवाज़ की नकल करनी पड़ी। कार्यालय में नीचे, साथ ही साथ ऊपर एनेक्सी में बड़ा उल्लासित माहौल था। अब हर बार जब फ़ोन की घंटी बजती, बेब कहती, ये श्रीमती द्रेहर हैं, और मिएप हंसने लगती, तो लाइन के दूसरे छोर के लोग भी एक असभ्य हंसी के साथ स्वागत करते। क्या आप इसकी तस्वीर नहीं खींच सकते हैं? यह पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कार्यालय बन गया है। मालिक और कार्यालय की लड़कियां एक साथ इस तरह मजे कर रहे हैं। किसी शाम मैं एक छोटी सी बातचीत के लिए वैनदान के पास जाती थी। हम मोतबाल बिस्किट खाते और एक अच्छा समय बिताते थे। हाल ही में हुई बातचीत पीटर के बारे में थी। मैंने कहा कि वह अक्सर मुझे गालों पर थपथपा देता है, जो मुझे पसंद नहीं है। उन्होंने मुझसे बड़ों की तरह पूछा कि क्या मैं पीटर को भाई की तरह प्यार करना सीख सकती हूँ, क्योंकि वह मुझे एक बहन की तरह प्यार करता है। ओह नहीं, मैंने कहा, लेकिन मैं यही सोच रहा था। ओह, जरा कल्पना करें, मैंने जोड़ा कि पीटर एक सख्त किस्म का है, क्योंकि शायद वह शर्मीला है। लड़के जो लड़कियों के आसपास मंडराने के अभ्यस्त नहीं होते हैं, वे ऐसे ही होते हैं। मुझे यह कहना पड़ रहा है कि एनेक्सी सीमित पुरुष वर्ग बहुत रचनात्मक है। वह योजना सुनिए जिसे उन्होंने श्री ब्रोक्स
ओपेक्टा कंपनी के एक विक्रय प्रतिनिधि और दोस्त। वह योजना सुनिए जिसे उन्होंने श्री ब्रोक्स, ओपेक्टा कंपनी के एक बिक्री प्रतिनिधि और दोस्त, जिन्होंने हमारी कुछ चीज़ों को हमारे लिए चुपके से छिपा दिया हुआ था, के लिए एक संदेश पाने के लिए बनाया है। वे दक्षिणी जीलैंड में एक दुकान के मालिक, जो परोक्ष रूप से ओपेक्टा के ग्राहकों में से एक हैं, को एक पत्र टाइप करने और उसमें से फॉर्म भरने और स्वयं को संबोधित संलग्न लिफाफे में इसे वापस भेजने के लिए पूछने जा रहे हैं। लिफाफे पर पता पिताजी को खुद लिखना होगा। एक बार जीलैंड से पत्र वापस आ जाने पर प्रपत्र हटाया जा सकता है और इस बात की पुष्टि करते हुए कि पिताजी जीवित हैं, एक हस्तलिखित संदेश लिफाफे में डाला जा सकता है। इस तरह श्री ब्रोक्स एक चाल की शक के बिना पत्र पढ़ सकते हैं। उन्होंने जीलैंड का प्रांत इसलिए चुना क्योंकि यह बेल्जियम के करीब है और एक विशेष अनुमति के बिना वहां की यात्रा करने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं है। पिछले दिन पिताजी ने एक और अभिनय किया, सोने के साथ मदहोशी। वे ठोकर खाकर बिस्तर पर गिर पड़े। उनके पैर ठंडे हो गए थे, तो मैंने उन्हें अपने सोने के मोजे पहना दिए। 5 मिनट बाद उन्होंने उन्हें फर्श पर फेंक दिया। फिर उन्होंने अपने सिर पर कंबल खींच लिया क्योंकि प्रकाश उन्हें परेशान कर रहा था। प्रकाश बंद कर दिया गया था और वह कातरता से अपने ढके हुए सिर पर मुक्के मार रहे थे। यह सब बहुत मनोरंजक था। हमने इस तथ्य के बारे में बात करनी शुरू कर दी कि पीटर कहता है मार्गोट एक व्यक्त मधुमक्खी है। अचानक गहराई से पिताजी की आवाज़ सुनाई दी थी, तुम्हारा मतलब है एक व्यस्त शरीर? जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, मौसी बिल्ली मेरे लिए अच्छी बनती जा रही है, लेकिन मुझे अभी भी उससे कुछ हद तक डर लग रहा है। तुम्हारी एनी। सोमवार, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। सोमवार, 28 सितंबर 1942। सबसे प्यारी किट्टी, कल मुझे रुकना पड़ा, हालांकि मैं कहीं भी समाप्ति के करीब नहीं थी। मैं तुम्हें हमारी एक और लड़ाई के बारे में बताने के लिए बहुत तड़प रही हूँ, लेकिन ऐसा करने से पहले मैं यह कहना चाहूँगी, मुझे यह अजीब लगता है कि वयस्क अक्सर झगड़ा इतनी आसानी से और इस तरह से छोटे मोटे मामलों पर करते हैं। अब तक मैं हमेशा सोचती थी झगड़ा ऐसी चीज़ है जो बच्चे किया करते हैं और इसे पीछे छोड़ देते हैं। बेशक कभी कभी झगड़ा करने के लिए एक असली कारण एक होता है, लेकिन यहाँ होने वाली मौखिक कहासुनी सिर्फ सादा कलह है। मुझे इस तथ्य का आदी हो जाना चाहिए कि ये तू मैं रोज होने वाली घटनाएं हैं, लेकिन मैं नहीं कह रही हूँ और मैं तब तक करूँगी भी नहीं जब तक मैं लगभग हर चर्चा का विषय रहती हूँ। वे इसे झगड़े की बजाय चर्चा के रूप में देखते हैं, लेकिन जर्मन को यह फर्क पता नहीं है। वे सब चीज़ों की आलोचना करते हैं और मेरा मतलब सब चीज़ों की, मेरे बारे में, मेरे व्यवहार, मेरे व्यक्तित्व, मेरे शिष्टाचार के बारे में, मेरे हर इंच के बारे में, सिर से पांव तक। फिर वापस कठोर शब्द और चीखें लगातार मेरे सिर पर पटकी जा रही हैं, हालांकि मैं बिल्कुल भी इसका आदी नहीं हूँ। महान लोगों के अनुसार मुझे मुस्कुराना और इसे सहन करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर सकती। उनके अपमान को स्वीकारने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं उन्हें दिखा दूंगी कि एनी फ्रैंक कल पैदा नहीं हुई है। वे उठ बैठेंगे और ध्यान देंगे, बड़े आनंद से अपने मुंह बंद रखेंगे जब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि उन्हें मेरे शिष्टाचार की बजाय अपने शिष्टाचार पर ध्यान देना चाहिए। उनकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से व्यवहार करने की? यह पूरी तरह से बर्बरता है। मैं इस तरह की अशिष्टता पर बार बार चकित होती हूँ और शायद सबसे ज़्यादा मूर्खता पर श्रीमती वैन दान की, लेकिन जैसे ही विचार करने की आदी हो जाती हूँ और इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, मैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगी जैसा वे मेरे साथ करते हैं और फिर वे अपने विचार बदल देंगे। क्या मैं वास्तव में इतनी अशिष्ट
हठी, जिद्दी, अति महत्वाकांक्षी, मूर्ख, आलसी, आदि आदि हूँ, जैसा कि वैनदान कहती हैं मैं हूँ? नहीं, बेशक नहीं। मैं सब जानती हूँ। मुझ में गलतियाँ और कमियाँ हैं। वे उन्हें बढ़ाकर अधिक गंभीरता से कहती हैं, काश तुम्हें पता होता किट्टी, मैं कितने क्रोध से खौलती हूँ जब वे मुझे डांटते हैं और चिढ़ाते हैं। मुझे गुस्सा उतारने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन काफ़ी हुआ। मैंने काफ़ी समय से अपने झगड़ों से तुम्हें उबा दिया है, और अभी भी मैं अपनी एक बेहद दिलचस्प रात के खाने की बातचीत बताने से अपने को नहीं रोक पा रही हूँ। किसी तरह हम पिम की चरम विनम्रता के विषय पर आए। उनकी विनम्रता एक सर्वविदित तथ्य है, जिस पर कोई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ भी प्रश्न उठाने की बात नहीं सोचेगा। अचानक श्रीमती वैन, जो हर बातचीत में खुद को लाने की ज़रूरत महसूस करती हैं, ने टिप्पणी की, मैं बहुत विनम्र हूँ और शर्मीली भी, अपने पति से काफ़ी अधिक। क्या आपने कभी इतना हास्यास्पद कुछ सुना है? यह वाक्य स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वह बिल्कुल वो नहीं है जिसे आप विनम्र कहते हैं। श्री वैनदान, जिन्होंने खुद को अपने पति से काफ़ी अधिक करने की व्याख्या के लिए बाध्य महसूस किया है, ने शांति से जवाब दिया, विनम्र और शर्मीला होने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरे अनुभव से आप महत्वाकांक्षी बनकर बहुत कुछ पाते हैं। और मेरी ओर घूमते हुए उन्होंने जोड़ा, विनम्र और शर्मीली मत बनना एनी, यह तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। माँ इस दृष्टिकोण से पूरी तरह से सहमत हुई, लेकिन हमेशा की तरह श्रीमती वैनदान को अपनी दो बेकार बातें जोड़नी थी। इस बार तथापि मुझे सीधे संबोधित करने के बजाय वह मेरे माता पिता की ओर मुड़ी और कहा, एनी से यह कहने में संक्षेप होने के लिए जीवन पर आपका अवश्य ही एक अजीब दृष्टिकोण होना चाहिए। जब मैं बड़ी हो रही थी तब हालात अलग थे। हालांकि आपके आधुनिक परिवार को छोड़कर तब से उनमें शायद ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। यह माँ के बच्चे की परवरिश के आधुनिक तरीकों पर सीधा प्रहार था, जिसका उसने कई मौक़ों पर बचाव किया था। श्रीमती वैनदान बहुत परेशान हो गई थी। गैर उत्तेजित माँ, जो अब हर मामले को जितना जल्दी हो सके पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहती थी, उत्तर देने से पहले सोचने के लिए एक पल के लिए रुकी। ठीक है श्रीमती वैनदान, मैं सहमत हूँ कि अच्छा होता यदि कोई अति विनम्र नहीं होता। मेरे पति मार्गोट और पीटर अभी असाधारण रूप से विनम्र हैं। तुम्हारे पति एनी और मैं हालांकि एकदम विपरीत नहीं है, खुद को इधर उधर ढकेले जाने नहीं दे सकते हैं। श्रीमती वैनदान, ओह, लेकिन श्रीमती फ्रैंक, मैं आपका मतलब नहीं समझी। ईमानदारी से, मैं बेहद विनम्र और शर्मीली हूँ। आप कैसे कह सकती हैं कि मैं अति महत्वाकांक्षी हूँ? माँ, मैंने नहीं कहा कि आप अति महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन कोई भी आपको शर्मीले स्वभाव का नहीं कहेगा। श्रीमती वैनदान, मैं जानना चाहूँगी कि मैं किस तरह से अति महत्वाकांक्षी हूँ। यदि यहाँ मैं खुद के लिए सावधान ना हूँ तो कोई और भी नहीं रहेगा। मैं जल्द ही भूखी मरूंगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपके पति जितनी विनम्र और शर्मीली नहीं हूँ। माँ के पास इस हास्यास्पद आत्मरक्षा पर हंसने के अलावा कोई और चारा नहीं था, जिसने श्रीमती वैनदान को चढ़ा दिया। ठीक ठीक जन्मजात विवादी नहीं। उसने मिश्रित जर्मन और डच भाषा में अपना लाजवाब स्पष्टीकरण जारी रखा, जब तक कि वह खुद अपने कहे शब्दों में उलझ नहीं गई। अंततः अपनी कुर्सी से उठी और जाने ही वाली थी कि उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। काश तुमने उन्हें देखा होता। जैसा किस्मत में था, जिस पल श्रीमती वैनदान मुड़ी और दया और व्यंग के संयोजन से अपना सिर हिला रही थी। मैं यह किसी उद्देश्य से नहीं कर रही थी, लेकिन मैं उनकी कड़ी निंदा को इतनी उत्सुकतापूर्वक समझ रही थी कि मेरी प्रतिक्रिया पूरी तरह से अनाक्षित थी। श्रीमती वैनदान झटके से मुड़ी और मुझे कड़ी फटकार लगाई, सख्त जर्मन में, गंदी और आशिष्ट, बिल्कुल एक मोटी लाल चेहरे वाली मछली वाली की तरह। यह देखना आनंददायक था। यदि मैं चित्रित कर पाती, मैं उसका वैसा ही चित्र बना चुकी होती।
जैसा वो उस समय दिख रही थी। उन्होंने मुझे बेहद हास्यास्पद रूप से प्रभावित किया। वह मूर्ख, थोड़ी अविवेकी। मैंने एक बात सीखी है, आप एक व्यक्ति को केवल एक झगड़े के बाद ही जान पाते हैं। आप केवल उसके बाद ही उसके असली चरित्र को पहचान पाते हैं। तुम्हारी एनी। मंगलवार 29 सितंबर 1942। सबसे प्यारी किट्टी, आपके साथ सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ें तब होती हैं जब आप गुप्त स्थानों में होते हैं। इस तस्वीर को सोचने की कोशिश करें, क्योंकि हम नहाते नहीं हैं। हम खुद को एक टीन टब में धोते हैं, और क्योंकि कार्यालय में केवल गर्म पानी आता है, जिससे मेरा मतलब पूरी निचली मंजिल, हम सातों बारी बारी से महान अवसर का फायदा उठाते हैं। परंतु चूंकि हम में से कोई भी एक जैसा नहीं है और हम सभी भिन्न भिन्न शीतलता से ग्रस्त हैं, परिवार के प्रत्येक सदस्य ने नहाने के लिए एक अलग जगह का चयन किया है। पीटर कार्यालय के रसोई घर में स्नान करता है, भले ही इसका दरवाजा कांच का है। जब पीटर के स्नान का समय होता है तो हम में से प्रत्येक के पास जाता है और घोषणा करता है कि हमें अगले आधे घंटे तक रसोई की ओर नहीं जाना चाहिए। वह इस समय का उपयोग पर्याप्त समझता है, या तर्क देकर कि उन सीढ़ियों से गर्म पानी ऊपर ले जाने में कठिनाई से ज़्यादा कमरे की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, ऊपर स्नान लेते हैं। श्रीमती वैनदान का स्नान लेना अभी बाकी है। वह सबसे अच्छी जगह देखने का इंतजार कर रही है। पिताजी निजी कार्यालय में नहाते हैं और माँ फायर गार्ड के पीछे रसोई में, जबकि मार्गोट और मैंने सामने वाले कार्यालय को अपने स्नान का स्थान बनाया है। चूंकि स्नान की दोपहर पर्दे हटा दिए जाते हैं, हम खुद को अंधेरे में नहलाते हैं, जबकि जो स्नान में नहीं होता है वो एक पर्दे की दरार से खिड़की से बाहर देखता है और बेहद मनोरंजक लोगों को आश्चर्य से घूरता है। एक हफ्ते पहले मैंने फैसला किया कि मुझे ये जगह पसंद नहीं है और अधिक आरामदायक जगह की तलाश करने लगी। यह पीटर था जिसने मुझे विशाल कार्यालय के शौचालय में मेरे स्नान टब स्थानांतरित करने का विचार दिया था। मैं बिना किसी मदद के, देखे जाने के डर के बिना बैठ सकती हूँ, लाइट जला सकती हूँ, दरवाज़ा बंद कर सकती हूँ, पानी डाल सकती हूँ। मैंने रविवार को पहली बार अपने प्यारे बाथरूम का इस्तेमाल किया, और यह अजीब लग सकता है कि मुझे यह जगह किसी भी अन्य जगह से ज़्यादा पसंद है। बुधवार को नीचे प्लम्बर पानी के पाइप और नालियों को कार्यालय के शौचालय से हटाकर गलियारे में ले जाते हुए काम पर था, ताकि सर्दियों के दौरान पाइप जम न जाए। प्लम्बर का दौरा बिल्कुल सुखद नहीं था। हमें न सिर्फ दिन में पानी चढ़ाने की मनाही थी, बल्कि शौचालय भी सीमा से बाहर था। इस समस्या को हमने कैसे संभाला, मैं आपको बताती हूँ। आपको मेरा इस बात को उठाना अनुचित लग सकता है, लेकिन मैं इस तरह के मामलों के बारे में इतनी पाखंडी नहीं हूँ। हमारे अनुमान के दिन पिता और मैंने इस उद्देश्य से एक संरक्षण जार का त्याग करके उसे तात्कालिक मूत्रपात के रूप में प्रयोग किया था। प्लम्बर के दौरे के दौरान दिन के समय प्रकृति की पुकार हेतु संरक्षण जारों की सेवा ली। जहाँ तक मेरा सवाल था, यह सारे दिन स्थिर होकर बैठे रहने और एक भी शब्द न कहने से भी आधा भी मुश्किल नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं कि श्रीमती क्वेक 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 के लिए यह कितना मुश्किल था। आम दिनों में हमें फुसफुसा कर बात करनी पड़ती है। बात ना कर पाना और ना हिल पाना 10 गुना ज़्यादा बुरा है। लगातार 3 दिनों तक बैठे रहने के बाद मेरी पीठ अकड़ गई और दर्द कर रही थी। रात में हल्के व्यायाम ने मदद की थी। तुम्हारी एनी। 1 अक्टूबर गुरुवार 1942। प्रिय किट्टी, कल मैं बुरी तरह से डर गई थी। 8 बजे अचानक घंटी बज उठी। मैं कुल मिलाकर बस यही सोच सकती थी कि कोई हमें पकड़ने आ रहा है। आपको पता है मेरा मतलब किससे है, लेकिन जब हर किसी ने विश्वास दिखाया या कोई मजाक करने वाला या डाकिया होगा, तो मैं शांत हो गई। यहाँ दिन बहुत शांत होते हैं। एक छोटे से यहूदी रसायनज्ञ श्रीमती लेविंसन रसोई घर में श्रीमान कुगलर के लिए
कुछ प्रयोग कर रहे हैं, चूंकि वह पूरी इमारत से परिचित है। हम निरंतर भय में रहते हैं कि जहाँ प्रयोगशाला हुआ करती थी वहाँ जाने की और उसे देखने की बात तो वे सोचेंगे। हम चूहों के बच्चे जितने शांत रहते हैं। 3 महीने पहले किसने सोचा होगा कि एक अस्थिर एनी को एक कोने में इतना चुपचाप घंटों बैठे रहना होगा, और इससे ज्यादा क्या होगा जो वह कर सकती थी। 29 को श्रीमती वैन डायन का जन्मदिन था। हालांकि हमारा उत्सव बड़ा नहीं था। उन्हें फूल, सामान्य तोहफे और अच्छे भोजन से सरोबार कर दिया गया था। जाहिर तौर पर पति की तरफ से लाल गुलनार परिवार की एक परंपरा है। श्रीमती वैन डायन के विषय पर एक पल रुकिए। आपको बता दूं कि पिता के साथ इश्कबाजी करने के उनके प्रयास के लिए जलन का एक निरंतर स्रोत है। वह उनके गाल और सिर पर थपथपाती हैं, अपने स्कर्ट ऊपर खींचती हैं और पिम का ध्यान आकर्षित करने के प्रयास में तथाकथित मजाकिया टिप्पणी करती हैं। सौभाग्य से वह उन्हें ना तो सुंदर पाते हैं और ना ही आकर्षक, इसलिए वह उनकी आशिक मिजाजी का जवाब नहीं देते हैं। जैसा कि तुम जानती हो, मैं काफ़ी सियालू हूँ और मैं उनका यह व्यवहार सहन नहीं कर सकती। आखिरकार माँ श्रीमान वैन डायन से इस प्रकार व्यवहार नहीं करती हैं, और यही मैंने श्रीमती वैन डायन को सीधे उनके मुंह पर कह दिया था। समय समय पर पीटर बहुत मनोरंजक हो सकता है। उसमें और मुझ में एक बात समान है, हमें ऐसी पोशाकें पहनना पसंद है जो हर किसी को हंसाती हैं। एक शाम हमने अपना रूप बनाया। पीटर ने अपनी माँ की त्वचा कसी हुई पोशाक पहनी और मैंने उसका सूट। उसने एक टोप पहना था, मैंने एक टोपी पहनी थी। वह इसका दिल खोल कर हंसे और हमने भी जितना हो सका हर तरह से आनंद लिया। बेब और बिंजे कोर्फ से मार्गोट और मेरे लिए नया स्कर्ट खरीदा था। कपड़ा बहुत डरावना है, उन बोरियों जैसा जिनमें आलू आए हों, उसी प्रकार की चीज जिसे विभागीय भंडार पुराने दिनों में बेचने की हिम्मत नहीं करते। हमें दुकान में आनंद आ रहा है। बेब ने मार्गोट, पीटर और मेरे लिए आशुलिपि में एक पत्राचार पाठ्यक्रम का आदेश दिया है। तुम बस प्रतीक्षा करो, अगले साल इस समय तक हम सटीक आशुलिपि लेने में सक्षम हो जाएंगे। किसी भी मामले में इस प्रकार का गुप्त कोड लिखना सीखना सचमुच दिलचस्प है। मेरी तर्जनी, मेरे बाएं हाथ की में भयानक दर्द हो रहा है, तो मैं स्त्री नहीं कर सकती। क्या किस्मत है। श्री वैन डायन मेज पर अपने बगल में मुझे बिठाना चाहते हैं, क्योंकि मार्गोट उनके अनुरूप होने के हिसाब से पर्याप्त नहीं खाती। मेरे लिए यह सही है। मुझे बदलाव पसंद है। यार्ड के आसपास एक छोटी सी काले रंग की बिल्ली हमेशा घूमती रहती है, और यह मुझे मेरे प्रिय मुर्तजे की याद दिलाती है। मेरे बदलाव पसंद करने का दूसरा कारण यह है कि माँ हमेशा मुझसे छोटे छोटे नुक्स निकालती रहती हैं, विशेष रूप से मेज पर। अब मार्गोट को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, या फिर ना उठाएं, चूंकि माँ उस पर इस तरह की व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं करती है। नैतिकता के उस नमूने को नहीं। इन दिनों मैं हमेशा मार्गोट को नैतिकता का नमूना होने के लिए चिढ़ाती रहती हूँ, और वह इससे नफरत करती हैं। शायद यह उसे नेकी का दम न भरने वाला बनाना सिखा दे। उनके सीखने का यही समय है। खबर के इस गोलमाल को खत्म करने के लिए श्रीमान वैन डायन के द्वारा एक मनोरंजक चुटकुला कहा गया। वह क्या है जो 99 बार खटखट करता है और एक बार खड़ करता है। पाद विकृति वाला एक खनखजूरा। अलविदा, एनी। शनिवार 3 अक्टूबर 1942। प्रिय किट्टी, कल मुझे हर किसी ने काफी छेड़ा, क्योंकि मैं श्री वैन डायन के बिस्तर के बगल में बिस्तर पर लेट गई थी। तुम्हारी उम्र में चौंकाने वाला, और उन पंक्तियों के साथ अन्य टिप्पणियां। बेवकूफ, बेशक, उनका जो भी मतलब है, मैं श्री वैन डायन के साथ कभी नहीं सोना चाहूंगी। कल माँ और मेरा एक और झगड़ा हो गया, और वास्तव में उन्होंने इसका बतंगड़ बना दिया।
उन्होंने पिताजी को मेरे पापों को बताया और रोना शुरू कर दिया, जिसने मुझे भी रुला दिया। और मेरे सिर से तो पहले से ही भयानक दर्द था। अंततः मैंने पिताजी को बताया कि मैं उनसे माँ की तुलना में अधिक प्यार करती हूँ, जिस पर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक कहने की बात है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं बस माँ को बर्दाश्त नहीं कर सकती और मुझे हर समय अपने आप को उनकी तस्वीर बनाने के लिए मजबूर करना पड़ता है और शांत रहना पड़ता है, जबकि मैं उनके चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि उन्हें इस भयानक तरह से क्यों नापसंद करती हूँ। पिताजी कहते हैं जब माँ की तबीयत ठीक ना हो या सिर दर्द हो तो स्वेच्छा से उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा करने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ और ऐसा करने में मुझे मज़ा नहीं आता है। मैं माँ की किसी दिन मरने की कल्पना कर सकती हूँ, लेकिन पिताजी की मृत्यु की कल्पना नहीं। यह मेरी गंदी सोच है, लेकिन मैं ऐसा ही महसूस करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि माँ इसे या मैंने और जो कुछ भी लिखा है कभी नहीं पढ़ेंगी। मुझे हाल ही में अधिक वयस्क किताबें पढ़ने की अनुमति दी गई है। निको वैन सिलेक्शन द्वारा लिखी गई इवा के युवा वर्तमान में मुझे व्यक्त रखे हुए। मुझे नहीं लगता इसमें और किशोर लड़कियों के लिए किताबों की कोई खास अंतर है। इवा ने सोचा, बच्चे सेबों की तरह पेड़ों पर उगते हैं और जब पक जाते हैं तो सारस उन्हें तोड़कर माओ के लिए ले आए। लेकिन उनकी एक सहेली की बिल्ली के बच्चे पैदा हुए और तब इवा ने उन्हें बिल्ली के शरीर से बाहर आते हुए देखा। तो उसने सोचा, बिल्लियां मुर्गियों की तरह अंडे देती हैं और उन्हें सेती हैं, और ये जो कि माएँ बच्चा चाहती हैं वे भी अंडा देने और उन्हें सेने का समय आने से कुछ दिन पहले ऊपर के कमरों में चली जाती हैं। बच्चों के पहुंच जाने के बाद माताएं उकड़ू बैठे रहने पर बहुत कमजोर हो जाती हैं। इस समय इवा भी एक बच्चा चाहती थी। उसने एक ऊनी दुपट्टा लिया और जमीन पर बिछा दिया ताकि अंडा उस पर गिर सके, और फिर वह उकड़ू होकर बैठ गई और जोर लगाने लगी। वह इंतजार करते हुए कुड़कुड़ाई, लेकिन कोई अंडा बाहर नहीं आया। अंत में काफी लंबे समय तक बैठे रहने के बाद कुछ बाहर आया, लेकिन अंडे की जगह यह सॉसेज था। इवा शर्मिंदा हो गई। उसने सोचा कि वह बीमार है। मजेदार बात है कि नहीं? इवा की जवानी के भी कुछ हिस्से हैं जिनमें महिलाओं का गलियों में भारी रकम के लिए अपने शरीर के बेचने का जिक्र होता है। ऐसे किसी आदमी के सामने शर्मिंदा हो जाती है। इसके अलावा इसमें युवा के मासिक धर्म का भी उल्लेख होता है। ओह, मैं अपना मासिक धर्म पाने के लिए तरस रही हूँ। फिर मैं सच में बड़ी हो जाऊंगी। पिताजी फिर बड़बड़ा रहे हैं और मेरी डायरी ले जाने की धमकी दे रहे हैं। ओह, भयावहता का आतंक। अब से मैं इसे छिपाने जा रही हूँ। एनी फ्रैंक। बुधवार 8 अक्टूबर 1942। मैं कल्पना करती हूँ कि मैं स्विट्जरलैंड गई हूँ। पिताजी और मैं एक कमरे में सोचते हैं, जबकि लड़कों के अध्ययन कक्ष को बैठक कक्ष में बदल दिया गया है, जहाँ मैं मेहमानों का स्वागत कर सकती हूँ। एक आश्चर्य के रूप में वे मेरे लिए नया फर्नीचर लाए हैं, जिनमें एक चाय की मेज, एक आराम कुर्सी और एक दीवान शामिल है। सब कुछ बस अद्भुत है। कुछ दिनों के बाद पिताजी मुझे गिल्डर देते हैं। हाँ, स्विस पैसे में परिवर्तित, बेशक, लेकिन मैं उन्हें गिल्डर कहती हूँ, और मुझे सब खरीदने को कहते हैं जो मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी। मैं बर्नट के साथ प्रस्थान करती हूँ और खरीदती हूँ 3 सूती बनियान, 3 सूती निक्कर, 3 ऊनी बनियान, 3 ऊनी निक्कर, 2 पेटीकोट, 2 ब्रा, पजामे, एक छोटा तकिया, एक जोड़ी हल्के चप्पल, एक जोड़ी गर्म चप्पल, एक जोड़ी गर्मियों के जूते स्कूल के, एक जोड़ी गर्मियों के जूते पहनने के लिए, एक जोड़ी रेशम के मोजे, 2 एप्रन, 24 रूमाल, 2 जोड़ी मोजे, 3 लच्छेदार सफ़ेद ऊनी अंडरवियर, 3 नीले रंग के धागे स्वेटर स्कर्ट, 3 तरह के धागे, टोपी स्कार्फ,
स्कार्फ, बेल्ट, कॉलर बटन, साथ ही स्कूल की 2 पोशाक, साथ ही 5 स्वेटर, 5 ब्लाउज, विविध पुस्तकें और 10 किताबें। शुक्रवार 9 अक्टूबर 1942। सबसे प्यारी किट्टी, आज मेरे पास देने के लिए कुछ और नहीं, बल्कि खराब और निराशाजनक खबर है। हमारे कई यहूदी मित्रों और परिचितों को झुंड में दूर ले जाया जा रहा है। गेस्टापो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है और उन्हें जानवरों वाले ट्रकों में वेस्टलबोर्ग ले जा रही है। ग्रेंथी में एक बड़ा शिविर जहां वे सभी यहूदियों को भेज रहे हैं। मिएप ने हमें किसी के बारे में बताया जो वहां से भागने में कामयाब हो गया था। वेस्टरबोर्ग में यह भयानक होता होगा। लोगों को खाने के लिए लगभग कुछ भी नहीं मिलता है। पीने के लिए काफी कम पानी दिन में केवल 1 घंटे के लिए आता है और कई हजार लोगों के लिए केवल एक शौचालय और दौड़ी में पुरुष और महिलाएं एक ही कमरे में सोते हैं। महिलाओं और बच्चों के सिर अक्सर मुंडवा दिए जाते हैं। भागना लगभग असंभव है। कई लोग यहूदी दिखते हैं और उन्हें कतरे सिरों की छाप लगा दी जाती है। यदि यह हॉलैंड में इतना बुरा है तो उन दूर और असभ्य स्थानों में क्या होता होगा जहां जर्मन उन्हें भेज रहे हैं। यह मानते हैं कि उनमें से ज्यादातर की हत्या की जा रही है। अंग्रेजी रेडियो कहता है कि उन्हें गैस से मारा जा रहा है। शायद यह हत्या करने का सबसे तेज तरीका है। मैं डर महसूस करती हूँ। मिएप के घृणा के विवरण बहुत मर्मभेदी हैं और मिएप भी बहुत परेशान है। उदाहरण के लिए, एक दिन जब वे एक कार खोजने के लिए रवाना हो रहे थे, गेस्टापो ने मिएप के दरवाजे पर एक बुजुर्ग अंगहीन यहूदी महिला को पकड़ लिया। बूढ़ी महिला चमकदार खोज बत्तियों और सिर के ऊपर अंग्रेजी विमानों के बंदूकों से गोलीबारी से डरी हुई थी। फिर भी मिएप ने उसे अंदर आने की हिम्मत नहीं की। कोई भी नहीं करता। जब सजा की बात आए तो जर्मनी काफी उदार होते हैं। बेब भी बहुत बुझी हुई है। उनके प्रेमी को जर्मनी भेजा जा रहा है। हर बार जब ऊपर विमान उड़ते हैं वह डर जाती हैं कि वे अपने सारे बम बर्तस के सिर पर गिराने वाले हैं। ओह, चिंता मत करो, वे सब उस पर नहीं गिर सकते। या इसके लिए एक ही बम लगता है, जैसे चुटकुले इस स्थिति में उपयुक्त नहीं है। बर्तस जर्मनी में काम करने के लिए मजबूर किए जाने वाला अकेला नहीं है। युवा पुरुषों से भारी रेलगाड़ियां रोज रवाना होती हैं। किसी छोटे स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है तो उनमें से कुछ ट्रेन से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन केवल कुछ ही किसी के ध्यान में आए बिना बच निकलने में सफल होते हैं और छिपने की जगह ढूंढ लेते हैं। मानवता के बढ़िया नमूने वे जर्मन, और सोचना कि मैं वास्तव में उनमें से एक हूँ, नहीं, यह सच नहीं है। हिटलर ने बहुत पहले हमारी राष्ट्रीयता छीन ली थी और इसके अलावा जर्मनों और यहूदियों से बड़ा पृथ्वी पर कोई दुश्मन नहीं है। तुम्हारी एनी। प्रिय किट्टी, मैं बहुत व्यस्त हूँ। कल मैंने ला बेले निवेनर्स का एक अध्याय का अनुवाद करना और शब्दावली के शब्दों को लिखना शुरू किया। फिर मैंने गणित की एक भयानक समस्या पर काम किया और इसके अलावा फ्रेंच व्याकरण के 3 पृष्ठों का अनुवाद किया। आज फ्रेंच व्याकरण और इतिहास मैंने बस हर दिन मनहूस गणित करने से मना कर दिया। पिताजी सोचते हैं यह भी भयानक है। मैं उनकी तुलना में इस पर लगभग बेहतर हूँ। वास्तव में, हालांकि हम में से कोई भी बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए हमें मदद के लिए हमेशा मार्गोट को बुलाना पड़ता है। मैं अपनी आंसू लिपि में भी काम कर रही हूँ, जिसमें मुझे आनंद आता है। हम तीनों में से मैंने सबसे अधिक प्रगति की है। मैंने तूफान परिवार पढ़ा है। यह काफी अच्छा है, लेकिन जूपिटर हयूल से तुलना नहीं है। वैसे भी दोनों पुस्तकों में एक ही प्रकार के शब्द पाए जा सकते हैं, जो समझ में आता है क्योंकि वे दोनों एक ही लेखक के द्वारा लिखे गए हैं। सीसी वैन मार्क्सवेल्ट एक भीषण लेखिका है। मैं निश्चित रूप से
अपने बच्चों को उनकी किताबें भी पढ़ने दूंगी। इसके अलावा मैंने कॉर्नर के बहुत से नाटकों को भी पढ़ा है। वह जिस तरह से लिखते हुए मुझे पसंद है, उदाहरण के लिए हेडविग, ब्रोमेन से चचेरा भाई, अध्यापिका ग्रीन, डोमिनोज आदि। माँ मार्गोट और मैं एक बार फिर से दोस्त बन गए हैं। वास्तव में उस तरह से यह बहुत अच्छा है। कल रात मैं और मार्गोट बिस्तर में कंधे से कंधे मिलाकर लेटे हुए थे। यह अविश्वसनीय रूप से बहुत तंग था, लेकिन इसी में से मज़ेदार बना दिया। उसने पूछा कि क्या वह एक बार मेरी डायरी पढ़ सकती है। उसका भाग, मैंने कहा, और उसकी डायरी के बारे में पूछा। उसने भी अपनी डायरी पढ़ने की अनुमति दे दी है। बातचीत का विषय बदलकर भविष्य हो गया और मैंने पूछा कि वह बड़ी होकर क्या बनना चाहती है, लेकिन उसने यह नहीं बताया और इस बारे में काफ़ी रहस्य बना रहा। जितना मैं जानती हूँ वह शिक्षण जैसा कुछ है। बेशक मैं बिल्कुल यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन मुझे संदेह है या उन पंक्तियों पर कुछ है। मुझे वास्तव में इतना दखलंदाज नहीं देना चाहिए। आज सुबह मैं पीटर को पहले खूब दौड़ाने के बाद उसके बिस्तर पर लेट गई। वह गुस्से में था, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। वह शायद मेरे प्रति समय समय पर थोड़ा अधिक दोस्ताना होने के बारे में सोच सकता है। आखिरकार कल रात मैंने उसे एक सेब दिया था। एक बार मैंने मार्गोट से पूछा था कि क्या वह सोचती है कि मैं बदसूरत हूँ। उसने कहा कि मैं ठीक ठाक थी और मेरी आंखें अच्छी थी। यह थोड़ा अस्पष्ट है, क्या तुम्हें नहीं लगता? खैर, अगली बार तक, तुम्हारी फ्रैंक। स्पष्ट लेख। आज सुबह हम सभी का वजन लिया गया है। मार्गोट का वजन इस समय 9 स्टोन 6 पाउंड, माँ का वजन 9 स्टोन 10 पाउंड, पिताजी का 11 स्टोन 1 पाउंड, एनी 6 स्टोन 12 पाउंड, पीटर 10 स्टोन 1 पाउंड, श्रीमती वैनदान 8 स्टोन 5 पाउंड, श्री वैनदान 11 स्टोन 11 पाउंड है। मंगलवार 20 अक्टूबर 1942। सबसे प्यारी किट्टी। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं, हालांकि हमारे डर जाने के बाद से 2 घंटे बीत चुके हैं। मुझे स्पष्ट करना चाहिए कि इमारत में 5 आग बुझाने के यंत्र हैं। कार्यालय के कर्मचारी मूर्खतावश हमें सचेत करना भूल गए कि बढ़ाई या जो कुछ भी उसे कहा जा सकता है बुझाने वाले यंत्रों को भरने आ रहा है। नतीजन जब तक कि मैंने सीढ़ियों पर किताबों की अलमारी के उस पार से हथौड़े की आवाज़ नहीं सुनी, हम चुप होकर बैठने के झंझट में नहीं पड़े। मैंने तुरंत मान लिया कि यह बढ़ाई था और जेब, जो दोपहर को भोजन खा रही थी, को सचेत करने चली गई कि वह नीचे वापस नहीं जा सकती। पिता और मैंने खुद को दरवाजे पर तैनात किया ताकि हम सुन सकें कि आदमी कब चला गया। लगभग 15 मिनट काम करने के बाद उसने अपना हथौड़ा और कुछ अन्य उपकरण हमारी किताबों की अलमारी पर रख दिया और दरवाजे पर टक्कर मारी। हम डर के मारे सफ़ेद पड़ गए। क्या उसने आखिरकार कुछ सुन लिया था? और जब इस रहस्य में दिखने वाली किताबों की अलमारी की जांच करना चाहता था, ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि वह इस पर दस्तक देना, खींचना, धक्का देना और मरोड़ना जारी रखे था। मैं बहुत डर गई थी कि हमारे अद्भुत छिपने की जगह की खोज करने का प्रबंध कर रहे इस पूरे अजनबी के बारे में सोचकर मैं लगभग बेहोश हो गई थी। मैंने मन में बस अपने दिन गिने जा रही थी। तभी हमने श्री क्लेमन की आवाज़ को कहते सुना, खोलिए, यह मैं हूँ। हमने एक बार में ही दरवाज़ा खोल दिया। क्या हुआ था? किताबों की अलमारी का बंधक हुक फंस गया था, जिसकी वजह से कोई भी बढ़ाई के बारे में हमें सचेत करने में सक्षम नहीं हो पाया था। आदमी के जाने के बाद श्री क्लेमन बेब को लेने आए थे, लेकिन किताबों की अलमारी नहीं खोल सके थे। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी राहत मिली। मेरी कल्पना में मैंने सोचा, वह आदमी
गुप्त एनेक्सी के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वह बड़ा और बड़ा होता जा रहा था, जब तक कि वह न केवल विशाल हो गया था, बल्कि वह दुनिया का क्रूरतम फासिस्ट भी बन गया था। वाह, सौभाग्य से सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा था, कम से कम इस बार। हमें सोमवार को बहुत मज़ा आया था। मीएप और जान ने हमारे साथ रात बिताई। मार्गोट और मैं रात भर के लिए पिता और माँ के कमरे में सोए, ताकि गियेस, एक जर्मन उपनाम, हमारे बिस्तर में सो सके। उनके सम्मान में मेन्यू तैयार किया गया था और भोजन बहुत स्वादिष्ट था। जब पिताजी के लैंप में एक शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो यह उत्सव थोड़ा बाधित हो गया था और हम अचानक अंधेरे में डूब गए थे। हमें क्या करना था? हमें फ्यूज लगाने की ज़रूरत थी, लेकिन फ्यूज बॉक्स अंधेरे गोदाम के पीछे था, जिसने इसे रात को विशेष रूप से अप्रिय बना दिया था। फिर भी लोग आगे बढ़े और 10 मिनट बाद हम मोमबत्तियां लगाने में सक्षम हो गए थे। मैं आज सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। जान पहले से ही तैयार हो गए थे। उन्हें 8:30 पर जाना था। वह ऊपर 8 बजे नाश्ता कर रहे थे। मीएप तैयार होने में व्यस्त थे। जब मैं अंदर आई तो उनको बनियान में पाया। वह साइकिल चलाती हैं, मेरी तरह ही लंबा अंडरवियर पहनती हैं। मार्गोट और मैंने भी अपने कपड़े बदल लिए और सामान्य से पहले ही ऊपर आ गए थे। एक सुखद नाश्ते के बाद मीएप नीचे आ गई। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और वह खुश थी। उन्हें काम करने के लिए साइकिल नहीं चलानी थी। पिताजी और मैंने बिस्तर ठीक किया और उसके बाद मैंने 5 अनियमित फ्रेंच क्रियाएं सीखी। काफ़ी मेहनत का काम है, क्या तुम्हें नहीं लगता? दीवान पर मार्गोट के बगल में शर्मिंदा होकर बैठी मॉस्टी के साथ मार्गोट और पीटर हमारे कमरे में पढ़ रहे थे। अनियमित फ्रेंच क्रियाओं के बाद मैं भी उनके साथ शामिल हो गई और द वुड्स और सिंगिंग ऑफ आवर एटर्निटी पढ़ा। यह एक काफ़ी खूबसूरत लेकिन बहुत ही असामान्य किताब है। मैं लगभग समाप्त कर रही हूँ। अगले सप्ताह रात बिताने की बारी बेब की है। एनी फ्रैंक।